हेलो दोस्तों, जय बालाजी। पिछले वीडियो में हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स बची थी ऑब्जर्वेशन मेथड की, वो आज कंप्लीट करते हैं। मेरिट क्या है? यह योजनाबद्ध निरीक्षण विधि है, इसलिए अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय एवं वैध है। मतलब ये है कि ये आप ऑब्जर्व करेंगे तभी ये विधि काम करेगी, और उसके अंतर्दर्शन की अपेक्षा ये ज़्यादा विश्वसनीय, क्योंकि आप सामने से ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को। छात्रों के व्यवहार का अध्ययन स्वाभाविक वातावरण में किया जाता है। छात्र हैं, कुछ छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं, कुछ छात्र क्रिएटिव माइंड के होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस में अलग अलग अपना वो दिखाते हैं प्रतिभा। तो उसका जो है अध्ययन इसी ऑब्जर्वेशन मेथड से कि बच्चों को क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं, उनकी रुचि किसमें है, किसमें नहीं है। और तीसरी है, यह विधि व्यक्ति विशेष समूह पर लागू होती है। यह ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ना, सारे बच्चों के लिए अलग अलग, आप इंडिविजुअल इसको कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि को आधार प्रदान करना, इसमें जो है ना बच्चों को क्रिएटिव कुछ करवा के उसका बेस बनाया जाता है, जिसके द्वारा यह विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक ही आयु के बालकों को शारीरिक तथा मानसिक शील गुणों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से करते हैं। इसमें दो बच्चों को कंपेयर करके आराम से इस ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। डिमेरिट्स क्या है? पक्षपात की संभावना अधिक, इसमें पक्षपात की संभावना अधिक होती है। कुशल निरीक्षकों का अभाव होता है। विषय का दिखावटी व्यवहार होता है। एक सा व्यवहार कई मनोदशा का प्रतीक होता है। इसमें यह कि टीचर जो है ना, दो बच्चों को देख के हो सकता है कभी कभी कंपेयर ना कर पाए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, या जिसको ज़्यादा पसंद करते हैं उसका पक्ष लें। तो इसलिए थोड़ा ये डिमेरिट्स पाई जाती हैं। कुछ टीचर्स ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं, या कुछ लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो ये भी इसकी डिमेरिट्स है। विषय का दिखावटी व्यवहार, कुछ लोग बाहर से कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। बच्चा बाहर करता कुछ और है, लेकिन अंदर से वो कुछ करता, कुछ सोचता कुछ और है। तो इसलिए कहीं कहीं ये विधि काम नहीं करती है। एक सा व्यवहार कई मनोदशा का प्रतीक होता है। एक सा व्यवहार कई मनोदशा का प्रतीक होता है। एक ही व्यवहार से वो कई मनोदशा का वो प्रतीक होता है। तुलना विधि इस विधि का प्रयोग प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समानताओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसमें व्यवहार से संबंधित है, जैसे पशुओं तथा मानव व्यवहार की तुलना। इसमें दो लोगों से आपस में कंपेयर या तुलना करके किया जाता है। विभिन्न वातावरण पले बालकों की तुलना, जैसे एक अच्छे वातावरण में पल रहा है, एक थोड़ा वैसे गंदी बस्ती में पल रहा है, तो दोनों में आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है। दो प्रजातियों की तुलना, दो अलग अलग जाति के पक्षी हों, बच्चे हों, इसकी भी तुलना आप अलग अलग कर सकते हैं। प्रजाति का मतलब है कास्ट से, कि आप दोनों की तुलना कर सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। जुड़वा की तुलना, आप दो बच्चे सेम होते हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी कुछ अलग अलग होती है, उसकी भी तुलना आप आराम से कर सकते हैं। मेरिट्स, जिन प्रयोगों को पहले मनुष्य में नहीं किया जा सकता उसे जानवरों पर करके सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। इसके द्वारा विभिन्न वंशानुक्रम एवं वातावरण वाले बालकों का तुलनात्मक अध्ययन संभव है। और डिमेरिट्स क्या है? मनुष्य एवं पशु के कारण इसे पहले मनुष्य में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। केस हिस्ट्री मेथड, जीवन इतिहास विधि। इस विधि का प्रयोग छात्रों की विलक्षणता तथा समस्याओं आदि को जानने के लिए किया जाता है। इस विधि में क्या है कि कोई बच्चा है, उसने चोरी क्यों की, उसकी हिस्ट्री पता लगाते हैं कि उसने चोरी क्यों की, उसको क्या ज़रूरत थी। इसके द्वारा इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए बालक को इंडिविजुअल एक रूम में या एक जगह बुलाकर आराम से उससे बातचीत की जाती है, जिसके माध्यम से उसकी समस्याओं आदि को जानने का प्रयोग
प्रयत्न किया जाता है। किसी बालक, किशोर, वयस्क, प्रौढ़ व्यक्तियों के असामान्य व्यवहार के कारणों का पता लगाने तथा उसके व्यवहार को उचित दिशा प्रदान करने के लिए व्यक्ति के विकासात्मक अवस्थाओं, वंशानुक्रम, वातावरण, रुचियों, आदतों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करके मनोवैज्ञानिक उन कारणों की खोज करता है जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में विलक्षणता उत्पन्न होती है। व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं मनोवैज्ञानिक बालक के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसियों, मित्रों, अध्यापकों आदि से संपर्क करके एकत्रित करता है और उसके आधार पर व्यवहार का अध्ययन व संरक्षण करता है। केस हिस्ट्री में वही बच्चे के मम्मी पापा हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, पड़ोसी हैं, वो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया उसने, इन सब लोगों से व्यवहार का उसके पता लगाकर उसका ध्यान आराम से इस मेथड का प्रयोग कर सकता है। इसकी मेरिट्स के उपचारात्मक निर्देशन एवं परामर्श की दृष्टि से यह विधि सर्वोत्तम है। अगर हमें पता चलता है कि बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, तो उसके लिए उपचारात्मक विधि होती है और परामर्श दिया जाता है कि बेटा अगर आप ऐसा करोगे तो आपके लिए सही होगा। मंदबुद्धि, पिछड़े, अपराधी तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी है। विभिन्न स्रोतों एवं व्यापक ढंग से सूचनाएं एकत्रित होने के कारण प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। और डिमेरिट्स क्या है? समय, श्रम व व्यय अधिक लगता है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कहीं जाएंगे पता लगाने तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। कोई विशेषज्ञ ही प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, कोई साइकेट्रिस्ट है, वही जान सकता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, ऊपरी क्या चल रहा है। प्राप्त परिणामों में विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव होता है। अब अगली विधि है निदानात्मक विधि है। निदानात्मक शिक्षा या शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति एवं प्राप्ति में बाधक समस्याओं और उन समस्याओं के वास्तविक कारणों का पता लगाना ही निदान है। जैसे कोई बच्चा है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका निदान जो है ना, निदानात्मक शिक्षण विधि कहलाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, और उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जो है ना, निदानात्मक शिक्षण विधि द्वारा होता है। यह व्यक्तिगत विधि होती है, यह इंडिविजुअल एक बालक के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की होती है, जिसकी जैसी समस्या है वैसा उसको सॉल्यूशन दिया जाता है। यह विधि शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में विशेष रूप से उपयोगी है। कोई बच्चा है चोरी कर रहा है या उसको शिक्षा संबंधी उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो निदानात्मक विधि द्वारा उसकी प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। जैसे पिछड़े बालकों की समस्याओं को जानना, उच्च मानसिक योग्यता वाले बालकों की शैक्षिक असफलता को जानना, अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों को जानना। कुछ बच्चे होते हैं बचपन में ही 18 साल से कम उम्र में ही चोरी करने लगते हैं, और क्या चेन स्नैचिंग है, ये सब छोटे छोटे काम करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। ये सब वो क्यों कर रहे हैं, वो रीज़न क्या है इसके पीछे, और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, यही निदान विधि द्वारा इसी को जाना जाता है और उसका निदान किया जाता है। इस विधि द्वारा व्यक्ति की जटिल तथा अवांछनीय व्यवहार को ज्ञात करके उसे उपचारात्मक उपाय बताए जाते हैं, और फिर उसे उपचार बताए जाते हैं कि बेटा आप ऐसे करो, बेटा आप वैसे करो। मनोविश्लेषण विधि, इसके प्रतिपादक फ्रायड हैं। फ्रायड ने कहा है, व्यक्ति का अचेतन मन ही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अचेतन मन में व्यक्ति की दमित एवं आत्म इच्छाएं होती हैं, जो अनजाने में ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मनोविश्लेषण विधि द्वारा व्यक्ति की अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी दमित इच्छाओं की जानकारी प्राप्त कर उन अतृप्त इच्छाओं का बहिष्कार अथवा मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सकता है। अचेतन मन में छिपी दमित इच्छाओं को जानने के लिए शब्द सहचर, स्वप्न विश्लेषण, रौसाशाही, धब्बा, सम्मोहन जैसे प्रक्षेपीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अचेतन मनोविश्लेषण विधि में ये होता है कि बच्चे के अंदर
क्या छिपा हुआ है, कि वो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसका अध्ययन मनोविश्लेषण विधि द्वारा किया जाता है। इस विधि में बच्चे में कौन सी इच्छाएं दमित है जो अपने वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, किसी को बता नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर ऐसी क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो ये सब बता नहीं पा रहा है। तो इसके लिए शब्द विधि, स्वप्न विश्लेषण, रौसाशाही धब्बा। जैसे आप दीवार पे कोई आप देखते होंगे बरसात टाइम धब्बा पड़े होते हैं अजीब अजीब से पेंटिंग के, तो कोई उस धब्बे में कुछ देखता है, किसी को कुछ नजर आता है। तो ये रौसाशाही धब्बा उसी प्रकार का है कि आप बच्चा सामने देख के उसको क्या महसूस हो रहा है। अगर उसने हो सकता है, अगर वो बहुत लड़ाकू टाइप का हो तो हो सकता है उसको कोई वैसी बंदूक दिख रही हो। अगर हो सकता है कोई अच्छा बच्चा हो जो प्रकृति से प्रेम करता हो तो उसको हो सकता है उसी में चिड़िया नज़र आ रही हो। तो सबके देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो ये सब विधि उसी पर काम करती है। जैसे प्रक्षेपीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसकी मेरिट्स क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में समस्यात्मक बालकों के अध्ययन में उपयोगी होती हैं। व्यक्ति की मानसिक विकारों को ज्ञात कर उपचार किया जाता है। सपनों की व्याख्या कर व्यक्ति के अंतर्मन को समझने में सुविधा होती है। चेतन व अचेतन दोनों प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। अब थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका मनोविश्लेषण विधि का मनोविश्लेषण फ्रायड ने 3 प्रकार के दिए थे, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद क्या होता है? इद जो इच्छा है उसे अभी के अभी पूरा करना होता है, तो उसे इद कहते हैं। वो चाहे मॉरली हो चाहे फिजिकली हो, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, वो इद के अंदर आता है। और सुपर ईगो क्या है? जो चीज़ ठीक नहीं है तो उसे मना कर देता है। इद हमारे अचेतन मन पर काम करता है, ये अचेतन मन पे निर्भर होता है। इद जो इच्छा है उसे पूरी करना है, अभी पूरा करना है, वो चाहे मॉरली हो चाहे फिजिकली, चाहे सही हो चाहे गलत। इद उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। यह सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। इच्छाओं की जननी होती है। मतलब इसमें इच्छाओं का भंडार होता है, अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। इदम हमारे अंदर का पशु है, दबी ही इच्छाएं होती हैं, सभी मूल प्रवृत्तियों का केंद्र होता है। इस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है। इस पर नियंत्रण कौन करता है? ईगो करता है। ईगो बैलेंस बनाने का काम करता है एक तरीके से, या शैशवावस्था में होता है। और दूसरा है ईगो को हम लोग अहम भी कहते हैं, या वास्तविकता पर निर्धारित होता है। ईगो सुपर ईगो और इद को मिलाकर बैलेंस बनाने का काम करता है। दोनों का मिलाकर बीच का जो रास्ता होता है वो ईगो के द्वारा की जाती हैं, या वास्तविकता पर आधारित। इद की इच्छाएं व वास्तविकता की मांगों के बीच का समायोजन का कार्य करता है। इदम की इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए यह एक सिपाही की तरह कार्य करता है। यह बाल्यावस्था में होती है। और सुपर ईगो आदर्शवादी सिद्धांत पर काम करता है। यह अहम और इदम पर नियंत्रण करता है। यह सामाजिकता व नैतिकता का प्रतीक होता है। यह चेतन मन पर होता है। यह किशोरावस्था में होता है। सुपर ईगो जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो उसे मना कर देता है। सुपर ईगो इस पे होता है। और अब आते हैं ईद पे कुछ 1-2 ड्राइव्स होती हैं। ईद में 2 ड्राइव्स होती हैं। पहली होती है इरोज, दूसरी होती है थॉन्टेटॉस क्या होता है? जिसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, डेथ ये सब ख्याल आते हैं। और इरोज क्या होता है? जिसमें जीने की इच्छा होती है। और मानव के मन या फ्रायड ने काम शक्ति पर भी सर्वाधिक प्रयोग किया है, लेकिन युंग ने इनका समर्थन नहीं किया था। इन्होंने 5 स्टेजेस दी हैं। पहली है ओरल स्टेज, दूसरी है एनल स्टेज, तीसरी है फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। ओरल में या 0
0 से 1 साल तक चलती है, जिसमें माँ का दूध, लाड प्यार ये सब शामिल होता है। और एनल स्टेज या 1 से 3 साल तक होती है। इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग जैसे पॉटी बच्चा ये सब चीज़ें आती हैं। पैलिक स्टेज या 3 से 6 साल तक होती है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, पहला है ऑडिपस, दूसरा है इलेक्ट्रा। ऑडिपस बेटा का माँ के प्रति जो आकर्षण होता है उसे ऑडिपस कहते हैं। इलेक्ट्रा बेटी का पिता के प्रति जो आकर्षण होता है उसे इलेक्ट्रा कहते हैं। और चौथा है लेटेंसी स्टेज या 6 से 13 साल तक होती है। इसमें लिबिडो छुप जाता है, इसमें लिबिडो कम होता है। इसमें बच्चा सोसाइटी से जुड़ जाता है, तो इसमें लिबिडो की संभावना कम हो जाती है। जेनाइटल स्टेज या प्यूबर्टी टू डेथ चलती है। इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब